It is the Amresh Ji of Amresh Harsh Academy, and you know, batch is the Harsh Spandan, and it is the crash and revision course. Chapter number 6, work, energy, and power. And you know, this is lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary, and colleague name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are short formula list. पहले हम लोग short formula list discuss करेंगे. माने जो भी formula use होगा इस chapter में, उसको मैंने छोटे छोटे फॉर्म में लिख के रख दिया है. फिर लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे. ठीक है, इसमें वही सब टॉपिक को हम लोग डिटेल में जाके करेंगे. जैसे वर्क, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, एनर्जी किसको कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, पावर किसे कहते हैं, कॉलिजन क्या होता है, ये सब डिटेल में करेंगे. लेकिन इतना डिटेल में नहीं करेंगे जो पहले हम लोग कर रहे थे. पहले तो एकदम बाल के खाल निकाल रहे थे, एकदम पूरा डीप में जा रहे थे हम लोग. हाँ, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, सारा क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे. एंड यू नो, दिस इज द अमरेश क्वेश्चंस, मेरे टाइप के क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और आपको पता ही है कि मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के आप लोगों के पेपर में आते हैं. सो नाउ, व्हाट इज द वर्क? यू नो, वर्क इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी किसको कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. पावर किसको कहते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? W इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ S इज इक्वल टू FS cos थीटा. यू नो, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ S, मैग्नीट्यूड ऑफ S एंड cos थीटा कहते हैं. When थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सो वर्क डन इज 0. When theta is equal to 180 degree, तो cos 180 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वर्क डन इज नेगेटिव. ठीक है. तो अगेन W is equal to vector of F dot vector of S is equal to FS cos theta. Yes or no, Gaurav? Yes, sir. Theta is equal to 90 degree, then work done equal to 0. Theta is equal to 180 degree, work done is negative. मैं आगे बताऊंगा कि work done 3 types के होते हैं. Positive work done, negative work done, and zero work done. What is the power? Power is the capacity of doing work per unit time. माना W upon T. It is the vector of F dot V is equal to FV cos theta. ये सब मैं derive करके भी आगे दिखाऊंगा. You know, it is also the force and into velocity. तो power equal to क्या होता है? Force into velocity. You know, there are 2 types of energy, kinetic energy and potential energy, and these 2 energies are called mechanical energy. मतलब मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह के होते हैं बेटा. फर्स्ट वाले को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वाले को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू हाफ pv इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2g. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसी को ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, you know, it is called F dot S, माना हाफ m into v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ठीक है. इसी को आगे मैं बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसी को वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. इसी को W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है. अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और वो यहां से चलते चलते धीरे धीरे जाके वो रुक गया, तो यहां फोर्स लगाने के बाद कितने दूर में जाके वो रुका, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं. यू नो, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर अपॉन f इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिटार्डिंग फोर्स इन अ फ्रिक्शनलेस ग्रेविटेशनल फील्ड. माने एक ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड है जहां पे फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है. तब वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है. माना मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है. आपने सुना भी होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है जी. लेकिन वो कंजर्व कब होता है? जब वो फ्रिक्शनलेस ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. माना वो फ्रिक्शन की बातें नहीं होती है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. यू नो,
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर कोई पूछेगा कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है क्या, तुम्हारा आंसर होगा यस। पूछा जाएगा कब, व्हेन देयर इज फ्रिक्शनलेस ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जब फ्रिक्शन नहीं है वहां। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो वो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। जीरो का मतलब नो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर एक वेरिएबल फोर्स है, मतलब फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है, तब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। कैसे, देखो अगर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, एफ इंटू डी एक्स। टोटल निकालना है तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, वही है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, आपको पता है, पहले स्प्रिंग लॉ पता होगा आपको, उसी को हुक्स लॉ कहते हैं कि किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन होता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इसको हुक्स लॉ कहते हैं। इसी को F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, और एक्चुअल में ये प्लस माइनस के एक्स होता है। अगर तुम खींच रहे हो तो पॉजिटिव, कंप्रेस कर रहे हो तो नेगेटिव। Where k is equal to spring constant and plus minus x equal to stretched or compressed distance respectively. Potential energy stored in a spring compressed through the distance x equal to half kx square. इसका मतलब क्या है, कोई स्प्रिंग है, उसमें तुम फोर्स लगा के कंप्रेस कर रहे हो, मान लो यहां तक, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तुम छोड़ दोगे तो वो कितनी तेजी से, कितनी एनर्जी से वो बाहर की तरफ जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपने स्प्रिंग को खींच के लंबा करके रखा है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज द हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ वर्क, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो जूल होता है, मतलब एसआई में, और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स होते हैं। अर्ग्स एक सीजीएस यूनिट होती है। यूनिट ऑफ वर्क दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरे को कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। उसी तरह पावर के भी दो यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। ऐसा एब्सोल्यूट में भी दो तरह के, मतलब एब्सोल्यूट में भी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्सआई हो गया, दूसरा सीजीएस हो गया। ऐसे और भी होता है, एफपीएस, एमकेएस, वो सब भी हो सकता है। आप लोग देखते होंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे इनटू जी करते होंगे, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो जब ग्रेविटेशनल यूनिट होता है ना उसको इनटू जी करते हैं। तो न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा, यहाँ पहले जान लीजिए एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है वर्क का वो होता है जूल। ये एसआई एब्सोल्यूट यूनिट है। अर्ग जो है वर्क का सीजीएस एब्सोल्यूट यूनिट है। जब मैं कभी बच्चे से पूछता हूं ना कि वर्क का यूनिट बताइए, तो जनरली बच्चे बोल देते हैं सर जूल, तो एक्चुअल में वो एब्सोल्यूट एसआई यूनिट बता रहा है मुझे। हाँ, अगर मैं उस बच्चे को बोलूं कि वर्क का एब्सोल्यूट सीजीएस यूनिट बताइए, तो क्या बोलेगा, अर्ग। और 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ, वर्क का यूनिट क्या होता है, एक्चुअल में क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो इसी के अनुसार बताओ क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही जूल कहते हैं। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को अर्ग कहते हैं। एंड 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, कन्वर्ट करके देख सकते हो। 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर दीजिए। और 1 सेकेंड का तो 1 सेकेंड ही हो गया। तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। क्लियर है गौरव? Yes, sir. What is the gravitational unit of work? Gravitational SI unit, kgm कहते हैं इसको।
केजी मीटर। इसलिए जब मैं कभी कभी बच्चे से पूछता हूँ ना कि बताओ केजी मीटर जो है यूनिट वर्क का होता है या नहीं, बच्चे कहते हैं नहीं। मैं बोलता हूँ गलत, तुम्हें नहीं पता, होते हैं। वो कब होता है? जब ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट होती है। यस, जब ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट होती है तो ग्राम जीएम सीएम कहते हैं उसको, ग्राम सेंटीमीटर। इसलिए जब भी तुम देखते हो कहीं पे 1 kg वेट लिखा होता है, ऐसा लिखा होगा 1 kg वेट, जब इसको सॉल्व करते हो तो क्या करते हो? 980 से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, और तब कहते हो कि ये जूल बन गया जी। न्यूमेरिकल में किया होगा आप लोगों ने इस तरह। Yes, sir. Yes. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट को आप एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर को अर्ग में कन्वर्ट करते हैं तो 980 से मल्टीप्लाई किया जाता है। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो वर्क का यूनिट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Units of Yes. power and their relation, you know, absolute SI unit of power is joule per second। क्योंकि देखो पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वॉट। सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग पर सेकेंड। स्पेशल यूनिट पावर का क्या होता है? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर 1 HP कितना होता है? 746 वॉट के इक्वल होता है। इसी को 550 पाउंड 550 फीट पाउंड पर सेकेंड। एफटी को कहते हैं फीट, एलबी को कहते हैं पाउंड पर सेकेंड। माने ये एफपीएस सिस्टम है ये। Yes, sir. पाउंड सेकेंड सिस्टम। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। मतलब बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो टोटल मोमेंटम बी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मान लो कोई एक बॉडी है और ये बॉडी से दूसरी बॉडी टकरा गई, ठीक है, और टकराने के बाद मान लो ऐसे ऐसे चली गई, अलग अलग चली गई। तो इसका सपोज करो इसका मोमेंटम जो है P1 है, इसका मोमेंटम क्या है? P2। फाइनल क्या होगा? P1 डैश। ये क्या हो गया? P2 डैश। तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। मतलब इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन शुड बी इक्वल। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब कोई दो बॉडी आपस में टकरा जाती है मतलब बहुत कम समय के लिए, तो उसको कहते हैं कॉलिजन। कॉलिजन को घर की लैंग्वेज में टकराना बोल सकते हो तुम। ठीक है। हरियाणवी में भिड़ना बोलते हैं, भिड़ गया, लड़ गया, ऐसा टाइप का बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में उसको कहा जाता है, ठीक है, स्ट्राइक या कॉलिजन। तो फॉर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन यू नो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अगर ये बॉडी है जिसका भी मास M1 है, इनिशियल वेलोसिटी U1 है, दूसरी बॉडी है इसका मास M2 है, इनिशियल वेलोसिटी U2 है, तो आफ्टर द कॉलिजन M1V1 प्लस M2V2। एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ M1U1 स्क्वायर। इसकी एनर्जी हाफ M2U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। जब कोई बॉडी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो टकरा के वो कितना दूर जा सकते हैं या क्या उसकी वेलोसिटी में इंपैक्ट आएगा, उसको रिस्टिट्यूशन कहते हैं। तुमने देखा होगा कि दो ट्रेन आ रही है, ऐसे टकरा गई और दोनों ट्रेन क्या होता है? ऐसे ऊपर उड़ जाती है, या दोनों ट्रेन टकरा के पीछे चली जाती है, या दोनों ट्रेन टकरा के एक साइड से निकल जाती है। तो उससे जो उसको जो पता लगाते हैं उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोई भी बॉडी कॉलिजन कैसा कर रहा है, इलास्टिक कॉलिजन है या नॉन इलास्टिक कॉलिजन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से ही पता चलता है। इसको E से डिनोट करते हैं या R से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी U1 है, दूसरी बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी U2 है,
आफ्टर द कॉलिजन इसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो बाद में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है और पहले जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, दोनों के रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन होने के बाद दोनों के बीच का क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, और बिफोर कॉलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उन दोनों के रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी को ई कहते हैं, इसी को आर कहा जाता है। यू नो आर इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अगर किसी बॉडी को जस्ट तुमने ड्रॉप कर दिया, मान लो बॉल है, आज घर में क्या करना, बॉल खरीद के लाना, ऐसा ड्रॉप कर देना, देखना बॉल पहले नीचे से वो इतना दूर आएगा, फिर थोड़ा सा कम आएगा, फिर कम आएगा और कम आएगा, धीरे धीरे वो जमीन पे बैठ जाएगा। जो नीचे से ऊपर आता है उसको रिबाउंडिंग हाइट कहा जाता है, और जिस हाइट से तुमने गिराया है उसको फॉलिंग हाइट कहते हैं। मान लो ये बॉल को यहां से तुमने यहां गिरा दिया, इसको फॉलिंग हाइट बोलेंगे। ये रिटर्न यहां तक गया, इसको रिबाउंडिंग हाइट कहते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट रिबाउंडिंग हाइट अपॉन फॉलिंग हाइट। क्लियर है? Height upon falling height. हाँ. Now there are two types of collision. First one is called elastic collision, second one is called non-elastic collision. ये आप लोगों को पता ही होगा। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक एक्चुअली होते बहुत तरह के हैं, एक्सप्लोड कॉलिजन वो सब बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन, सेकंड वन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1 होता है, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। जब 1 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, देखिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। कोई अगर पूछे कि इलास्टिक कॉलिजन हुआ है तो बताइए वेलोसिटी का अप्रोच कैसा होगा, सेपरेशन कैसा होगा, तो बोलोगे जो अप्रोच होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, वही रिलेटिव वेलोसिटी का सेपरेशन भी होगा। मतलब दोनों के वेलोसिटी का पहले डिफरेंस और बाद का डिफरेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही कहना चाह रहा हूं मैं। अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो किसी बॉडी को गिरा भी दोगे तो उसी हाइट पर अटेंड करेगा। लेकिन आपको पता है कि रियल लाइफ में इलास्टिक कॉलिजन होती नहीं है, ठीक है, और ना ही इनइलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होती नहीं है। ये एक तरह का मतलब क्या कहते हैं, जैसे नहीं होता है कि आइडियल, तो ये एक तरह का आइडियल थॉट है, लेकिन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जब भी कंपेयर करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। नाउ अगर एक बॉडी ये है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये बिफोर कॉलिजन था ऐसा। आफ्टर कॉलिजन मान लो इसकी मास जो है m1 ही है, इसका मास m2 ही है, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v1 क्या होगा या v2 क्या होगा, तो इसके लिए एक डेरिवेशन मैंने कराया भी था, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। और इसी का अगर v2 निकालना हो तो 1 के जगह 2 कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। लिख लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा। नाउ लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे, ये आज एकदम अच्छे से पढ़िएगा घर में आप लोग भी। यहां मैं पहले करा देता हूं। व्हाट इज वर्क? वर्क तब होता है जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, आफ्टर द फोर्स अप्लाइंग। You know, work is said to be done when a body are displaced through some distance in the direction of applied force. And you know the SI unit of work is joule, और CGS unit इसका क्या होता है, वो अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, वो मैंने बताया ही था अभी। तुम कहोगे जैसे मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, इस बॉडी पे फोर्स लगाया यहाँ पे, इसने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां किया,
तो F इंटू एस हमने कह दिया कि फोर्स वर्क हो गया जी। लेकिन अगर सर मैंने ऐसा फोर्स लगाया, इस तरह से एंगल पे फोर्स लगाया, तब क्या होगा? तो देखिए यहां पे एंगल थीटा ले लीजिए, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? F cos थीटा, और यहां जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ माना S इंटू F cos थीटा इज इक्वल टू वर्क डन। माना तुम फोर्स लगाओ, और फोर्स के लगाने का जो बेस कंपोनेंट है वो इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। समझ में आई बात है? हाँ। इसीलिए वर्क डन जो होता है वो Fs cos थीटा होता है, Fs sin थीटा नहीं होता है। और Fs cos थीटा होता है, इसीलिए उसको वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ S बोलते हैं। तो जब किसी बॉडी पर फोर्स मैंने लगाया और वो बेस कंपोनेंट के अलोंग जब वो मूव कर रहा है, तो बेस कंपोनेंट के अलोंग जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ S। मैंने लिखा है यहाँ पे कि F cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स acting along the direction of the displacement produced. Now, what is the SI unit of work? You know, it is the joule. इसी को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। और cos थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इसीलिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क किसको कहते हैं? अगर ये बॉडी है, इस पे तुमने फोर्स F लगाया, इसने डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में किया, या 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल अगर है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। इफ वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ F एंड S इज आइदर 0 और एन एक्यूट एंगल। क्यों? देखो W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? Fs cos थीटा। 0 से 90 के बीच में cos जो है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। क्लियर है? मतलब 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा थीटा, और थीटा लेस देन 90 होगी। व्हाट इज द नेगेटिव वर्क? अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है या ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ऐसा समझ लीजिए। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, हर चीज में हाँ कर रहे हो। इक्वल टू 180 डिग्री है या ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, तब इसको नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। मैं कह रहा हूं ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तुम लोग बोलते हैं हाँ जी, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 90 से जब ज्यादा होता है तब कॉस जो है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉस 95, कॉस 120 देखो नेगेटिव होता है, कॉस 180 -1 होता है। जीरो वर्क किसको कहते हैं? जब थीटा 90 डिग्री होता है। और भी कंडीशन में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं। व्हाट इज द पॉजिटिव वर्क? व्हेन थीटा इज आइदर एक्यूट और 0। व्हाट इज द नेगेटिव वर्क? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 180, ठीक है। व्हेन वर्क डन इज 0, व्हेन वर्क डन इज 0, तो आंसर क्या होगा? थीटा इज द 90 डिग्री। पहला कंडीशन। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी, मतलब एफ अगर 0 है तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। अगर F 0 है तो वर्क डन 0, मतलब फोर्स 0 अगर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तुमको अगर सर फोर्स 0 नहीं है, क्या उस समय वर्क डन 0 हो सकता है क्या? आंसर है हाँ, हो सकता है। अगर फोर्स 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, जैसे मान लो इस वॉल को मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा।
when both f and s are finite but the angle theta between the direction of force and displacement is 90 degree, मतलब थीटा 90 डिग्री है। देखो एफ एस cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क डन इज आल्सो 0। तो वर्क डन 0 कब हो सकता है, जब फोर्स ना लगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, या तो फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब एंगल 90 डिग्री है। वॉइस नहीं आ रहा। जब एंगल 90 डिग्री है। थर्ड नंबर, जब एंगल कितना है 90 डिग्री है। अभी आ रहा है। हाँ, यस सर। नाउ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सपोज कीजिए कि आपके पास वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ है, मान लो ये कर्व है, ठीक है। हम जरा अच्छा से बना देते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है, ये कर्व है। किसके बीच का कर्व है भाई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। तो अगर मुझे अब पता करना है कि बताइए कितना वर्क डन होगा, तो कहता है कि इसका एरिया निकाल लो। तुम मेरे से पूछो क्यों सर, क्यों एरिया निकालेंगे? तो 12 क्लास में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जब रहे ऐसा, तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कहते हैं इसको। एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, यहां से यहां पूरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये छोटा वाला पार्ट क्या हो गया, छोटा डिस्प्लेसमेंट ds। और ये क्या है, फोर्स है, F है। तो अब इसका एरिया निकाल दो। तो फोर्स इंटू F इंटू ds, F इंटू ds, ये एरिया हो गया। टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये F इंटू ds क्या हो गया, dw, मतलब छोटा वर्क हो गया। अगर मुझे टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। तो कहां से कहां तक वर्क होगा, 0 से w तक। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रही है, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक। मान लो इसका नाम मैंने r1 वेक्टर रख दिया, इसका मैंने r2 वेक्टर रख दिया, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम r1 टू r2। तो you can say that work done is equal to integration of force into displacement with position vector r1 and r2। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि जब वेरिएबल फोर्स रहे, ठीक है, और उसका कोई ग्राफ रहे, तो हमें वर्क डन क्या करना पड़ता है, उस कर्व का एरिया निकाल लो। तो यू नो it is equal to the area under the force displacement graph along with the proper sign। तुमको कैसे, ये प्रॉपर साइन का मतलब, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, अगर नीचे का एरिया होता तो मैं नेगेटिव कर देता, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए। यस सर। तो पढ़ के सुनाइए आतिया, यहां से यहां तक। कहाँ से? Okay. Work done by a variable force is given by work is equal to integration of F dot ds. It is equal to the area under the force displacement graph along with proper sign. Work done is equal to area of ABCD. Area of ABCD. Now, new topic, conservative and non-conservative force। आप लोग बचपन से सुनते होंगे, आज मैं आप लोगों का मिथ ही खत्म कर देता हूं। आप लोग बचपन से सुनते होंगे कि वर्क डन, जो ये क्या कहते हैं, वर्क डन 0 अगर होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो तो, या डिस्प्लेसमेंट हो तो, ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप लोग। आप लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं यहां से जाऊं और यहां से घूम के यहां आ जाऊंगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ऐसा आप लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा आंसर है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बचपन क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मेरा एक फ्रेंड घूमने के लिए गया, जाके खेल के घर आ गया, तो उसको पूछा गया तुमने कितना वर्क किया, उसने बोला 0 वर्क किया। ऐसा ही टीचर आप लोगों को बताते होंगे। फिर बोलते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है जी, इसलिए वर्क 0 हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है, मिथ है ये। तुम कहोगे सर सही क्या है? वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका जो पाथ है वो कैसा है। तो इसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि
फोर्स का नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, उसके बेसिस पे वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो होता है। तो अब तुम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो यू नो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body, not on the nature of path followed between the initial and the final position. मतलब कंजर्वेटिव फोर्स तब होगा अगर वर्क डन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। तुम कहोगे कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या होता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम ऐसे भी ट्रेवल कर रहे हो, छत से मान लो ऐसे से अभी आ रहे हो, तो सिर्फ ये और ये इस पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करता है, मतलब इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, force of gravity, gravitational force, these are the example of the conservative force या conservative field। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जिसमें वर्क डन जो है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन देम, नॉट ओनली द पोजीशन। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। अगर तुम यहां से यहां तक जा रहे हो, ठीक है, और अगर तुम यहां से इस पाथ होते हुए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली इस पाथ से ज्यादा फ्रिक्शन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम यहां से 1 किलोमीटर सीधा सीधा चले गए और यहां से वहां पर फाइनल पोजीशन पे तुम 20 किलोमीटर चलकर ट्रेवल किए, तो तुम्हारा टायर भी ज्यादा घिसेगा, या चप्पल पहन के जा रहे हो चप्पल भी ज्यादा घिसेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, वर्क डन ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो जो नॉन कंजर्वेटिव होता है उसमें वर्क डन जीरो नहीं होता है। अगर एक जगह से दूसरे जगह तुम पहुंच गए तो वर्क डन जीरो नहीं होता है। मैं इसलिए बच्चे से पूछता हूँ, एक दिन ऐसे ही मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी डाला था, तुम लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रही है और अगर वो नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टाइप का है, लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, तो वहां पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। तुम कहोगे जैसे मान लो ये पाथ 1 है, फर्स्ट नंबर पाथ, ये सेकंड नंबर पाथ है, और ये मान लो थर्ड नंबर पाथ है, तो क्या इसमें वर्क डन तीनों इक्वल होंगे क्या? आंसर है इक्वल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन तो अलग अलग हो जाएगी ना। लेकिन अगर यही कंजर्वेटिव फोर्स होता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन को नहीं काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जो पाथ है फर्स्ट पाथ और ये सेकंड पाथ मान लो है, तो दोनों में वर्क डन आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहां फ्रिक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है वर्क डन, तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के साथ साथ पाथ पर भी अगर डिपेंड करता है तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी कहते हैं। यस सर। व्हाट इज द एनर्जी? आपने सुना होगा कि एनर्जी मेरे पास इतना है, तो एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तुम कितना काम कर सकते हो, कितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट और डायमेंशन वही होता है जो वर्क डन का होता है। इसका मतलब है कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, CGS यूनिट इज द अर्ग, एंड यू नो 1 जूल इक्वल टू 10 to the power -7 अर्ग। कैलोरी भी यूनिट होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल। 1 kWh, तुमने जाना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर करते हैं उसके जो यूनिट होता है उसको kWh कहते हैं, किलो वॉट आवर। मैं लिख देता हूं, किलो
वॉट आवर माने 1 घंटा में कितना किलोवाट तुम पावर यूज कर रहे हो, और उसकी वैल्यू होती है 3.6 into 10⁶ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। Now there are two types of energy. Thank God. First one is called kinetic energy. Second one is called potential energy. What is the kinetic energy? The capacity of a body to do work by virtue of its motion. मोशन की वजह से जो काम करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वर्च्यू मतलब गुण, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। एंड यू नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव इरिस्पेक्टिव द साइन ऑफ वेलोसिटी v, चाहे v पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि देखो प्लस माइनस कुछ भी रहे, ठीक है, तो भी v² ही होगा। इसलिए नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इम्पॉसिबल है, मतलब होता ही नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है, तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है वो मैं बताता हूं, और कैसे डराइव करते हैं जरा वो भी सीख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूछो क्यों करें सर? बहुत बच्चे कहते हैं सर कैसे पता, आपको सपने कैसे आ जाते हैं? देखो ना, m इंटू m m², v², तो mv का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि m इंटू v हमें पता है कि मोमेंटम होता है, इसलिए मुझे सपने आ जाते हैं। तो यू नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। तो p² इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या हो गया? √2 इंटू m काइनेटिक एनर्जी। माना मोमेंटम इज इक्वल टू √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर मान लो ये बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का सम, माना हाफ इंटू समेशन ऑफ mi/vi²। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। काइनेटिक एनर्जी और फोर्स का रेशियो क्या होता है? v इंटू t/2। करके भी देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। m और m को कट कर दीजिए तो क्या बचा? हाफ इंटू v² इंटू 1 एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। v और स्क्वायर को कट कर दीजिए, t को ऊपर ले जाइए, v इंटू t/2। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर लिख लेना बेटा। काइनेटिक एनर्जी और फोर्स का रेशियो क्या होता है? v इंटू t/2, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड t इज टाइम। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लो ये एक छोटा सा, मान लो ये सपोज करो कि ये एक छोटा सा पत्थर है, उसको मैंने यहां से इतना नीचे से गिरा दिया, तो आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। इसी को 2 किलोमीटर ऊपर से गिरा दो, देखो उस आदमी की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन जो है अलग है, उस पोजीशन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई। किसी आदमी को बोलो कि भाई यहां से थोड़ा नीचे कूद जाओ, आराम से कूद जाएगा। उसी आदमी को बोलो ठीक है तुमको कूदना है, ऊपर से 5th फ्लोर से तुमको कूदना है जमीन पे, और कुछ नहीं करना है, अब देखना वो डर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके कारण चोट लगेगी, उसका हाथ पैर टूटेगा, उसको तो मर भी सकता है वो। Potential energy is the energy stored in a body or a system by virtue of its position in a field of force or due to its configuration. Potential energy is also called mutual energy या energy of the configuration. Potential energy is the negative of work done, which is the negative of force dot product of force and displacement from infinity to r. Yes. इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना एनर्जी लगता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिख लीजिए फॉर्मूला, U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू R वेक्टर ऑफ F डॉट dr। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि जैसा तुम्हारा पोजीशन है, पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बहुत तरह के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। एक को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें हो रही होती है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज व्हिच इंटरेक्ट वाया द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यहाँ एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास m1 है, दूसरे इससे का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तुम कहोगे सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ G इंटू m1 m2 अपॉन r। तुम कहोगे सर नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव। जब भी दो बॉडी को रखते हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा कि ग्रेविटेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव की वजह से हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो है अट्रैक्शन को शो कर रहा है। लिख लीजिए फॉर्मूला, कैपिटल U इज इक्वल टू माइनस जी इंटू m1 m2 अपॉन r। If a body of mass m is raised to a height h, मान लो यहां से तुम h हाइट पर किसी बॉडी को ले जा रहे हो और ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ सरफेस है। You know the change in the potential energy of system, अर्थ प्लस बॉडी, अगर चेंज इन पोजीशन निकालोगे, you know this is the delta U is equal to mgh upon 1 plus h upon r। क्लियर? इफ h so लेस देन r, अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है तब क्या होगा, डेल्टा U इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द mgh। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो mgh अपॉन 1 क्या हो गया, mgh हो गया। Yes. अर्थ पे अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर तक बहुत हाइट पर अगर हम लोग ले जाना चाहें तो भी वो रेडियस से बहुत कम होगा, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ 700 किलोमीटर। तो उस समय में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। तो यू कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h इज mgh इज रियली द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है क्या, तुम कहोगे नहीं होता है। तो तुम कहोगे सर बचपन में तो जो जो पढ़ रहे थे वही सब यहाँ उल्टा उल्टा हो रहा है। उसको और रिफाइन कर रहा हूं बेटा मैं। बचपन में आप लोग क्या जानते थे कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, स्कूल के टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, इंटर कॉलेज के टीचर आप लोगों को यही सब पढ़ा रहे होंगे। पर आज आप लोग जानिए कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो mgh जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चूजन ऑन द ग्राउंड। मतलब अर्थ पे जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन होता ऐसा थोड़ी है। मतलब अर्थ के सरफेस पे तुम रह रहे हो, अचानक गड्ढा हो जाए तो क्या तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। लेकिन हम लोग अर्थ के सरफेस को पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेट कर लेते हैं। तो अगर कोई पूछे अब कि इस पॉइंट पर बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तुम कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो mgh होगी। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सपोज कीजिए दो चार्ज बॉडी है Q1 एंड Q2, चार्ज है दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है।
आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, where 1/4 pi epsilon naught is 9.1 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square, which is constant। आपको पता है 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 9.10 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2 अपॉन R, नॉट R स्क्वायर, फोर्स नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर है? Yes. कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। नहीं सर। नहीं, सही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। घर में भी आप लोग क्या करते होंगे, स्प्रिंग खींच के रखते होंगे। गन भी क्या कैसे चलता है, स्प्रिंग के कांस्टेंट पे। गुलेल जो कैटरपुलर कहते हैं वो भी तो इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो whenever an elastic body, say a spring, is either stretched or compressed, work is being done against the elastic spring force। जैसे मान लो स्प्रिंग से करते हो तो स्प्रिंग को क्या करते हो, खींचते हो, तुम स्प्रिंग पे वर्क कर रहे हो, उसके अपोजिट में स्प्रिंग तुमको अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन तुम खींच के रखे हुए। किसी को चोट लगाना है, ऐसे छोड़ दो, देखो उसको चोट लग जाएगी जाके। Yes. कितना वर्क डन करना पड़ता है, कितना उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, that is the half kx square। So you can say that elastic potential energy is half kx square। k is the spring constant and x is the displacement। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। एक बच्चा ऐसे बोल रहा था कि सर मैं इतना दूर तक खींच के रखा है और दूसरा स्प्रिंग है मैंने यहां तक खींच के रखा है, बताइए इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। मैंने कहा डिपेंड करता है कि तुम कौन सा स्प्रिंग की बात कर रहे हो। इसमें रेलवे वाला स्प्रिंग है, तुम कम ही खींच के रख रहे हो तो तुम इसमें बहुत एनर्जी लगाना पड़ा होगा तुम्हें। ये नॉर्मल पेन वाली स्प्रिंग है तो इसमें बहुत कम एनर्जी लगी होगी, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा ना। Yes. रेलवे में जो बड़ी मोटी मोटी स्प्रिंग रहती है उसपे पूरे वैगन का लोड रहता है, क्या उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या नॉर्मल पेन के स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात है? Yes, sir. तो यू नो U is equal to half kx square। If spring is stretched from initial position to the final position, मान लो स्प्रिंग पहले इतना स्ट्रेच था और तुमने अब इसको इतना स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पे x1 पोजीशन था, तुमने x2 पोजीशन पे लेके चले गए, तो बताओ कितना वर्क तुमने किया। तो वर्क डन इक्वल टू इंक्रीमेंट इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर? What is the work energy theorem? Accordingly, work done by all the forces, either conservative or non-conservative, external or internal, acting on a particle or an object is equal to the change in its kinetic energy of the particle। इसका मतलब है कि किसी भी टाइप का वर्क डन जो है टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, चाहे वो फोर्स कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो। वर्क डन लिख लीजिए कॉपी में छोटा सा, W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यू कैन आल्सो राइट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द नेट वर्क इज डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द नेट वर्क डन प्लस द नेट वर्क डन। So final kinetic energy equal to initial kinetic energy plus work done. Next one is the law of conservation of energy। मैंने बता ही दिया था पहले कि sum of kinetic energy और potential energy mechanical energy होती है। The mechanical energy E of a system is the sum of its kinetic energy and its potential energy, E equal to K plus U। तो when the forces acting on the system are conservative in nature, the mechanical energy of the system remains constant। अगर कंजर्वेटिव है तब ऐसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं।
तो k प्लस यू कांस्टेंट, तो डेल्टा k प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हमेशा 0 होता है, यही मैं कहना चाह रहा हूं. So there are physical situations where one or more non-conservative force act on the system, but net work done by them is 0. इसका मतलब है summation of net work done is equal to 0. Mechanical energy is constant here. Clear? Now, Yes, sir. what is power? It is a quantity that measures the rate at which the work is done or energy is transformed. मतलब पर यूनिट टाइम तुम कितना काम कर पा रहे हो उसको पावर कहते हैं. एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. कम टाइम में तुम ज्यादा वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब पावर तुम्हारा ज्यादा है. द शॉर्टर इज द टाइम टेकन बाय अ पर्सन और मशीन इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, द लार्जर इज द पावर ऑफ दैट पर्सन और मशीन. यू नो, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. Now, power is a scalar quantity and its SI unit is watt. So 1 watt equal to 1 joule per second. So instantaneous power is equal to work done upon time, and work equal to, you know, force into displacement and upon time. So displacement upon time क्या होता है? Velocity. That is the F dot V. Clear? Yes. 1 kilowatt equal to 10 to the power 3 watt. 1 megawatt equal to 10 to the power 6 watt. And you know 1 HP is equal to 746 watt. HP means horsepower. What is collision? जब दो बॉडी कोई आपस में टकराते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों को टकराया गया है बहुत कम टाइम के लिए. The physical interaction of two or more bodies in which each equal and opposite forces act upon each other, causing the exchange of energy and momentum is called collision. ठीक है? Yes, sir. जब मोमेंटरली बहुत कम टाइम के लिए दो बॉडी आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, उसको कॉलिजन कहते हैं. What is the coefficient of restitution? So, you know, coefficient of restitution gives a measure of the degree of restitution of a collision. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? The ratio of the magnitude of relative velocity of separation after collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision. मतलब E is equal to mod of V1 minus V2 upon U1 minus U2. मतलब minus V1 minus V2 upon U1 minus U2. इसी से यही E हमें बताता है कि कॉलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा. Yes, sir. Now, there are two types of collision. First one is called elastic collision. Second one is called inelastic collision. You know, elastic collision, if there is no loss of kinetic energy during a collision, it is called an elastic collision. Characteristic of elastic collision is the momentum is conserved. Total energy is conserved. The kinetic energy is also conserved. But forces involved during the collision are conservative. The mechanical energy is not converted into heat, light, and sound energy. Example, collision between the subatomic particle, collision between the glass balls. These are example of the elastic collision. इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. अगर ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉडी है मास m2 है, इलास्टिक उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है. आफ्टर द कॉलिजन mass m1, velocity is v1, mass is m2, and velocity is v2. The forces involved in interaction are conservative in nature, and total kinetic energy before and after the collision remains unchanged. इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई इलास्टिक कॉलिजन होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी, मतलब कांस्टेंट होगा, और मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व्ड होगा. मैं ऐसा लिख सकता हूं.
So two bodies A and B of mass m1, m2 and having initial velocity u1 and u2 in one dimension collide elastically and after collision move with velocity v1 and v2. Then relative velocity of approach equal to relative velocity of separation. मैंने बताया ही था u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. So you know v1 is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2 upon m1 plus m2 into u2. इसमें इंटरचेंज कर दीजिए सब स्क्रिप्ट का, तो दूसरे बॉडी का वेलोसिटी आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 1 की जगह में 2 रख दो और 2 की जगह में 1, तो v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. Now elastic collision in two dimension. ठीक है, you know if there are two particles moving along the different direction like this, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है and collide to each other. Suppose here it is the mass m1 and body is A, here mass is m2 and body is B. When they collide each other, the collision अगर हुआ तो after the collision you know suppose the m1 is move in this direction with the theta angle with the horizontal, but mass is m1 but velocity is v1, and you know m2 is moving after collision with the angle phi with the horizontal in this direction. So you know as linear momentum is conserved here, so along the x-axis I can write here m1 u1 plus m2 u2 previous momentum is equal to final momentum m1 v1 cos theta, क्योंकि देखो ये थीटा है, यहाँ इसका मोमेंटम क्या है m1 v1 है और ये थीटा एंगल है, तो m1 v1 cos theta and here it is the m2 v2 cos phi. So you know m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. And along the y-axis, you know, along the y-axis momentum is 0 initially. पहले तो 0 ही था ना, क्योंकि y-axis में मूव नहीं कर रहा है, x-axis में मूव कर रहा है. And momentum in y-axis is m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi. Yes or no? Yes. क्योंकि देखिए अगर ये m2 v2 है, ये phi है, तो ये वाला क्या हो गया m2 v2 cos phi, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया m2 v2 sin phi. And if there is m1 v1 here, so you can write here m1 v1 cos theta, you know, and here it is the m1 v1 sin theta. So overall momentum along y-axis will be 0 m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi as, and along the x-axis momentum is initial momentum is m1 u1 plus m2 u2 and final momentum is you know m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. Yes or no? Yes. But the total kinetic energy remains unchanged. If initial energy you can calculate, it will be half m1 u1 square plus half m2 u2 square. But final energy is half m1 v1 square plus half m2 v2 square, because angle is not under consideration. Yes or no? Yes, sir. तो आपके पास ये तीन इक्वेशन हो गए. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, here इक्वेशन नंबर सेकंड, and you know here it is the equation number third. We can solve this equation provided that either the value of theta and phi is known to us. We can calculate the value of v1 and v2. कहने का मतलब थीटा और फाई दिया हुआ है, तो उन तीनों इक्वेशंस को आराम से सॉल्व करके हम लोग v1 v2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. Yes. Now what is the inelastic collision? बहुत बार ना बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो इनइलास्टिक जब बोलते हैं ना तो इन को अलग करके बोलते हैं. देखो अगर इन इलास्टिक बोलना है तो इसका मतलब वो क्या कि इलास्टिक की बात कर रहा है, और इनइलास्टिक मतलब एक साथ बोलना है तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन हुआ. एकदम छोटी सी बात याद रखना कि इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनइलास्टिक एनर्जी में कंजर्व नहीं होता है, बाकी सारे चीज कंजर्व होते हैं मोस्टली.
So you know, in elastic collision, if there is a loss of kinetic energy during a collision, it is called an inelastic collision. You know. So Yeah. what is the characteristic of inelastic collision? The momentum is conserved. टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. अगर कोई पूछेगा कि मोमेंटम इसमें क्या होता है, नेट मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. यू नो, Yes. दैट मींस जीरो होगा, इनिशियल एंड फाइनल. टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं. एनर्जी में ना काइनेटिक नहीं, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं. बट हाँ. काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. देखो मैं ग्रीन कलर से इसलिए लिखा है यहाँ पे, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. Some Yeah. or all of the forces involved are non-conservative. A part of the mechanical energy is converted into the heat, light and sound energy. Elastic collision में heat energy, light energy, sound energy convert नहीं होते हैं. Yes, sir. हाँ, अगर होते भी हैं तो काउंट में आ जाते हैं, यहाँ Yes. काउंटेबल नहीं है. So you can say that Okay. collision between the two vehicles, collision between a ball and a floor are the example of the inelastic collision. Yes. So you can say that in inelastic collision in one dimension, what should be the common speed? What is the kinetic energy or loss of kinetic energy? कितना होगा? सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है. दूसरी बॉडी m2 है जिसका इनिशियल वेलोसिटी v2 है. V2. इन दोनों में कॉलिजन हुआ, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो वो क्या करेगा, एक दोनों को स्टिंग कर लेगा, चिपका लेगा. हाँ. अगर परफेक्टली नहीं भी है तो भी आपस में एक दूसरे को माने क्लोज हो जाएंगे वो. तो सपोज करो आफ्टर द कॉलिजन दोनों बॉडी क्लिंग करके एक कॉमन वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे. यस और नो? Yes, sir. तो उस हाँ, कॉमन वेलोसिटी की common वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. यस और नो? Yes. इफ v2 इज जीरो, ठीक है, तो m1 v1 प्लस m2 इंटू जीरो, एंड फाइनल मोमेंटम इज m1 प्लस m2 होल इंटू v. यस और नो? हाँ. व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी और कॉमन स्पीड? m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, यही मैंने लिखा है. व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? जब क्लिंग कर गया तो कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी निकली होगी या हीट एनर्जी निकला होगा. ठीक है, तो कितना लॉस होगा वो उस फॉर्म में? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, पहले इनिशियली काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा. So you know delta K is equal to half into m1 m2 into v1 minus v2 whole square upon m1 plus m2. If v2 is equal to 0, then delta K is equal to half m1 m2 into v1 square upon m1 plus m2. ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, यही एप्लीकेशन में आएगा. Yes. दिस इज द अमरेश हर्ष फंडा, ये मेरे फंडे हैं याद रखने के. In all collisions, the total linear momentum is conserved. तो पढ़ के सुनाइए आतिया, फर्स्ट नंबर. In all collisions, the total linear momentum is conserved. गौरव अल्टरनेट पढ़ते जाइए. The total impulse on the first object is equal and opposite to that on the second if two bodies collide. ठीक है, टोटल इंपल्स क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होंगे. नेक्स्ट. Yes. Elastic collision is when the initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy. मैंने बताया ही था. नेक्स्ट. Inelastic collision is when some of the kinetic energy is lost after collision. लॉस्ट आफ्टर कॉलिजन, और वो डेल्टा के होता है. जो जितना लॉस्ट होता है वो डेल्टा के होता है. हाफ इंटू m1 m2 इंटू v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. नेक्स्ट. Next is completely inelastic collision is when the bodies after collision move together. ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन वही है जब एक दूसरे को क्लिंग कर जाते हैं और टुगेदरली वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं. Yes. Yes. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन? इसको डीप में जाके पढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच.
and coefficient of restitution is E, which is the V2 minus V1 upon U1 minus U2. For a perfectly elastic collision, E is equal to 1. अगर perfectly elastic collision है तो उसमें V2 minus V1 is equal to U1 minus U2 होगा. For a perfectly inelastic collision, E is equal to 0. लेकिन इस दुनिया में ना ही कोई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है. Yes. ठीक है. आइडियल इंसान नहीं होते, आइडियल स्टूडेंट नहीं होते, उसी तरह आइडियल इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होते हैं. हाँ, आइडियल के अबाउट जितने, उसके क्लोज जितने होते हैं उतने अच्छे इंसान होते हैं. उसी तरह इलास्टिक या इनइलास्टिक के जितने क्लोजर होंगे वो उतना ही अच्छा कोलिजन होगा. कोलिजन जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है और 1 से कम होती है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक होता ही नहीं है. वो रेस्टिट्यूशन वाला कोएफिशिएंट. The collision is said to be partially elastic, and in a perfectly inelastic collision, E is equal to 0. तो यहाँ पे equal to 0 पुट कर दीजिए, तो V2 minus V1 is equal to 0 into U1 minus U2, which is also 0. In this condition, V2 is equal to V1. दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, इसलिए कॉमन वेलोसिटी आ जाती है. Yes, sir. Now, for an elastic collision, the final velocity of colliding bodies are V1 is equal to M1 minus E into M2 upon M1 plus M2 into U1 plus 1 plus E into M2 upon M1 plus M2 into U2. ये मैंने प्रूफ भी कराया था, यहाँ पे आपको याद रख लेना है. And V2 is equal to 1 plus E into M1 upon M1 plus M2 whole into U1 plus M2 minus E upon M1 into M1 plus M2 into U2. Yes. If a particle of mass M moving with velocity U hits an identical stationary target inelastically, माने एक बॉडी रुकी हुई है, उसको दूसरे बॉडी ने यहाँ पे स्ट्राइक किया, इस बॉडी का मास M था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U थी और वो inelastically टारगेट किया है. Then the final velocities of projectile and target are correlated as M1 is equal to M2 is equal to M and U2 is equal to 0. Then V1 upon V2 is equal to 1 minus E upon 1 plus E. इसको लिख लीजिएगा आज घर में कि जब भी बॉडी है एक आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी है तो मास ऑब्वियसली इक्वल होंगे. उसने अगर उसको स्ट्राइक किया, ठीक है, U1 मान लो पहले वाला बॉडी रेस्ट में था और दूसरे वाला मोशन में था, तो पहले वाला जाके वहां रुक जाएगा, दूसरा वाला चला जाएगा. Yes, sir. या यूं कहो कि दो गौरव को आइडेंटिकल गौरव, क्लोन गौरव मैंने बनाया, एक गौरव को स्टेशनरी रख दिया, दूसरे गौरव ने इसको आके धक्का मारा, तो पहला गौरव मूव कर लिया, अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ठीक है, तो मूव कर गया और वो वहां पे रुक जाएगा. तो तुम कहोगे सर ये तो इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है. यही तो होता है उसमें कि एक बॉडी ने दूसरे बॉडी को एक्सचेंज कर देता है, तो फिर यहाँ ये डिफरेंट कैसे है? यहाँ ये है कि उसमें इक्वल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे U2 भी 0 है, M1 M2 भी M है, तब ये एक रिलेशन ऑब्टेन होता है V1 upon V2 is equal to 1 minus C upon 1 plus C. ये रिलेशन को, वो वेलोसिटी का रेशियो हमेशा यही होता है. Now, in case of extreme inelastic collision, ठीक है, इसका मतलब in which colliding object stick together after collision. तो जो मैंने पहले बताया था, फाइनल वेलोसिटी V2 is equal to M1 V1 upon M1 plus M2. Ratio of kinetic energy before and after collision is, you know, KE1 upon KE2 is equal to M1 upon M1 plus M2. ये सब एक्सट्रीम इनइलास्टिक कोलिजन की बातें हो रही हैं. Fraction of kinetic energy lost in the collision, you know, KE1 minus KE2 upon KE1 is equal to M2 upon M1 plus M2. ये दोनों बहुत ज्यादा याद रखिएगा, ये हाईली प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम मी है, माय साइड. यस. कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या होता है? M1 अपॉन M1 प्लस M2. फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होता है? M2 अपॉन M1 प्लस M2. वहां बहुत बच्चे सॉल्व करने बैठ जाते हैं पेपर में, बैड आइडिया, ये लर्न होने चाहिए. यस.
नाउ न्यू टॉपिक, रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल ऑन कॉलिजन विद द फ्लोर। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला डराइव किया है और आप लोगों के लिए लिस्टिंग कर दी है, ठीक है। यस सर। पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक बॉल को मैंने ऊपर से नीचे गिराया जी, वो ऊपर से क्या कहते हैं, कॉलिजन के कारण वो नीचे से ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे 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 करके कॉलिजन होता रहा, तो कितनी बार रिबाउंड करेगा? तो सपोज करो n बार रिबाउंड किया, तो n बार रिबाउंड करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? ये मेरा कैलकुलेशन है और एक्यूरेट है, आप लोगों को करके देखना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। Vn इज इक्वल टू ई टू द पावर n v नॉट, मैंने इनिशियल वेलोसिटी जितनी है और e टू द पावर जितना बार रिबाउंड हो रहा है, मैंने कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियली मूव करता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। रिबाउंडिंग हमेशा एक्सपोनेंशियली होता है, लिनियर नहीं होता। यूपीएससी आईएएस के पेपर में एक बार पूछा गया था कि स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर द एंड रिबाउंडिंग क्या होती है। बहुत बच्चों ने लिख दिया लिनियरली, दूसरे ने लिखा डायनामिक, पर रियल आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियली होती है। लॉ में पढ़ाया तो उसमें बताया मैंने बच्चों को और प्रूव करके भी दिखाया था। मैंने कहा देखो भाई, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो सब आप लोग मत प्रूव कीजिए, लेकिन आप लोग जो है साइंस वाले देख लीजिए, इसी तरह से ड्राइव करते हैं इसको। Vn is equal to e to the power n into v naught, and you know is equal to e to the power n under root 2g h naught. अब तुम कहोगे सर nth रिबाउंड के बाद कितना हाइट ऑब्टेन करेगा? पहले तो सपोज करो इतना कॉलिजन हुआ, फिर ऐसे 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 करके धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो nth के बाद कितना रिबाउंड करेगा? तो हाइट कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंड, you know hn is equal to e to the power 2n h naught. ना ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर एक्सपोनेंशियल होता है, ज्यादा स्टीपर एक्सपोनेंशियल होता है इस तरह का। हाँ सर। एंड टोटल डिस्टेंस वर्टिकल कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, ये तो मैंने अपने बुक में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 यही है, ठीक है, एडवांस वाले पार्ट में। टोटल डिस्टेंस और वर्टिकल कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, बाउंस करने के पहले तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पहली बार तो h नॉट, मान लो यहां से तुमने किया तो ऐसे पहले बाउंस करके यहां तक गया, फिर कम जाएगा, फिर कम जाएगा, फिर कम जाएगा, फिर कम जाएगा, ऐसा ही होता जाएगा। हाँ। तो h नॉट फर्स्ट टाइम में, दूसरे टाइम में क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस डॉट डॉट डॉट, you know it is the h naught into 1 plus e square upon 1 minus e square. So total distance covered by the ball before it stops bouncing is equal to, you know, h naught into 1 plus e square upon 1 minus e square. टोटल टाइम कितना लगेगा उस बाउंस करने का? घर में जाके आज क्या करना, कभी टाइम मिले तो आज या कल किसी दिन क्रेजी बॉल खरीद लेना और स्टॉप वॉच लगा के ऊपर से एक बॉल गिरा के देख लेना और सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेना विद रिस्पेक्ट टू बॉल, वो आराम से निकल जाता है, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिकल वाला पार्ट बता भी दूंगा, कैलकुलेट करके देखोगे तुम्हारा स्टॉप वॉच जितना टाइम बता रहा होगा उतने टाइम में ही वो रुकेगा। तो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, यू नो कैपिटल T इज इक्वल टू T नॉट प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 is equal to, you know, under root 2 h naught by g plus 2 into under root 2 h1 by g plus 2 into under root 2 h2 by g plus dot 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 is equal to under root 2 h naught by g 1 plus e upon 1 minus e. Very very important. Yes. So now this lecture is finished. Coming class में हम लोग अमरीश क्वेश्चंस करेंगे, अपने टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं, जो बहुत हाईली रिकमेंडेड है और पेपर में आप लोगों के आते भी हैं। So now this lecture is finished. Till then, bye as well as best of luck.